Namaste, JVS. Myself Dr. Pratika Saini, क्रियाशाली डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा से ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर से। आज का हमारा टॉपिक है क्रियाकाल। ये हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, तो क्रियाकाल का पार्ट फर्स्ट हम अभी करेंगे। तो क्रियाकाल दो वर्ड से बना है, क्रिया और काल। इसमें क्रिया का अर्थ क्या है? क्रिया का अर्थ होता है चिकित्सा। किसी भी रोग की जो हम चिकित्सा करते हैं उसे बोलते हैं क्रिया। यानी क्रिया चिकित्सा क्या है? धातु साम्य क्रिया, यानी धातुओं को समान करना, यानी जो भी दोष हैं, जो भी धातु हैं, जो भी मल है हमारे शरीर में, उनको एक इक्विलिब्रियम में लेके आना कि उनकी ना वृद्धि हो ना क्षय हो। ठीक है, तो ये होती है चिकित्सा। इसे ही बेस्ट चिकित्सा कहते हैं, आदर्श चिकित्सा जिसे आयुर्वेद में कहा गया है। और काल का अर्थ होता है अवसर, यानी कि हम उस क्रिया को करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं अलग अलग स्टेजेस में। तो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं क्रियाकाल की, तो उसमें हम उनको चिकित्सा का अवसर देते हैं कि अगर आपने प्रथम अवस्था में नहीं किया है तो हम द्वितीय में उसको ट्रीट कर सकते हैं, थर्ड में कर सकते हैं। इस तरह से पूरी टोटल 6 होती हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्रियाकाल की डेफिनेशन। तो धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्र से प्रयोजन, ये हमारे आयुर्वेद का तंत्र का प्रयोजन है। यानी क्या है तंत्र का प्रयोजन? धातु साम्य क्रिया, यानी जितनी भी धातु है, यहाँ पे धातु से दोष, धातु, मल, तीनों का अर्थ लिया गया है। तीनों को समान यानी इक्विलिब्रियम में करना है। तो यानी मेन क्या है? ये चिकित्सा की डेफिनेशन कि चिकित्सा में हमें करना क्या है? सभी जो भी हमारे बॉडी के अंदर डिसबैलेंस है उसको इक्विलिब्रियम में या उसको बैलेंस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो ये इसको करने का जो अवसर प्रदान करना है वो क्रियाकाल है। तो क्रियाकाल की डेफिनेशन ये है। अब इसके भेद देखते हैं। क्रियाकाल के भेद तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माने हैं। पहले हम आचार्य चरक का पढ़ेंगे, जिन्होंने 3 भेद माने हैं क्रियाकाल के, चय, प्रकोप और प्रशमन। ठीक है, इन्होंने 3 ही माने हैं। चय यानी दोषों का संचय होना, दोषों का प्रकोप होना और दोषों का स्वतः ही शमन होना। ये आचार्य चरक के अनुसार है। इन्होंने आचार्य चरक में क्या किया कि खुद ही दोष प्रकोप होंगे, जैसे जैसे ऋतु आएगी, जैसे जैसे दोषों की वृद्धि होगी, काल व्यय होगा या दिन रात के अकॉर्डिंग खुद ही दोषों के अंदर चय होगा, प्रकोप होगा और फिर स्वयं ही वो शमन हो जाएंगे। ऐसा आचार्य चरक मानते हैं। किंतु आचार्य शुश्रुत ने क्या कहा है? शुश्रुत ने क्रियाकाल को पूरा अच्छे से डिफाइन किया है। क्रियाकाल का बेसिकली वर्णन शुश्रुत संहिता में ही मिलता है। तो उन्होंने क्रियाकाल के 6 भेद या फिर 6 अवस्थाएं जिनको कह सकते हैं वो मानी है। सर्वप्रथम है संचय, पहली जो अवस्था का नाम है संचय, फिर प्रकोप, फिर प्रसर, फिर स्थान संचय, फिर व्यक्त और फिर भेद अवस्था। तो इस तरह से 6 होती हैं: संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्त और भेद अवस्था। ठीक है, च यो वेत्ति रोगाणस्य च भवेत् भीषके, यानी भीषक ने रोगी की या रोग की ये 6 अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, चिकित्सा का अवसर जो हमें दिया गया है वो इन 6 अवस्थाओं में दिया गया है कि इन 6 में से किसी भी अवस्था में हम रोग को शांत कर सकते हैं। तो सबसे पहले है संचय। तो हम पहले पढ़ते हैं संचय के बारे में। संचय यानी स्टेज ऑफ एक्युमुलेशन, यानी अभी दोषों का एक्युमुलेशन स्टार्ट हुआ है, जितने भी दोष हैं उनको एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो गए हैं। चयो वृद्धि स्वधाम्य। चयो वृद्धि स्वधाम्य का अर्थ क्या हुआ? ये आचार्य अष्टांग हृदय की लाइन है कि चय का अर्थ क्या होता है? अपने ही धाम पे उसकी वृद्धि होना, यानी जितने भी दोष हैं वो अपने ही स्थान पे उनकी वृद्धि हो रही है। स्वधाम्य वृद्धि यानी जहाँ पे वात का स्थान है, पित्त का स्थान है। जैसे वात का स्थान हमें पता है नाभि के अधो होता है, पित्त का स्थान जो होता है वो नाभि और हृदय के मध्य होता है, और कफ का स्थान जो होता है वो हृदय के ऊपर होता है। तो अपने अपने धाम पे उनकी वृद्धि हो रही है। अभी वो कहीं भी गए नहीं है, सिर्फ अपने स्थान पे उनकी वृद्धि हो रही है, यानी अपनी जगह पे जो उनकी पर्टिकुलरली प्राकृत जगह है उनके ऊपर वहाँ पे उनके दोषों की वृद्धि होती जा रही है और वो अपने लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो चयो वृद्धि स्वधाम्य, ये तो आचार्य अष्टांग हृदय के अनुसार है। अब हम पढ़ते हैं आचार्य शुश्रुत के अनुसार, जो कि मेन उन्होंने सिम्टम्स बताए हैं कि कैसे कैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। ये तो इन्होंने डेफिनेशन बताई है कि संचय होता क्या है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं या फिर जो लक्षण बताए हैं वो आचार्य शुश्रुत ने बताए हैं। सबसे पहले
स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, यानी कि जो कोष्ठ होगा वो स्तब्ध और पूर्ण दिखाई देगा, यानी जो एब्डोमेन है उसमें स्टिफनेस आएगी और वो फिल्ड दिखेगा, यानी हैवीनेस रहेगी, जो कि पूर्ण, वहाँ पे पूर्णता लगेगी, ऐसा लगेगा कि भारीपन है या भरा हुआ है कोष्ठ। कोष्ठ यानी कि एब्डोमेन या हमारा जो स्टमक है, हमें भोजन खाने की इच्छा नहीं होगी, हमेशा ऐसा लगेगा कि पूर्ण है, भरा हुआ है हमारा कोष्ठ, ठीक है। और स्तब्धता रहेगी, वहाँ पे स्टिफनेस रहेगी या फिर भारी भारी सा लगेगा, ठीक है। तो जो कोष्ठ है वो स्तब्ध मिलेगा और पूर्ण मिलेगा। सबसे पहला सिम्टम यही है जो कि मोस्टली वात दोष के कारण होता है। वात दोष की वृद्धि में स्तब्ध पूर्णता और स्तब्ध कोष्ठता मिलेगी। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है वात पित्त कफ का कौन सा सिम्टम है, किंतु जब टीका लिखी गई थी तो टीकाकारों ने इसको अलग अलग वर्णन किया है कि वात दोष के कारण स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पित्त दोष के कारण, यानी पित्ताभासता। पित्ताभासता का अर्थ है कि उसके नेत्र, उसकी त्वचा, उसके नख, आइज, ये सारी की सारी पीले रंग की दिखाई देती है, पीत रंग की दिखाई देती है, यानी पित्ताभासता। पित्त का अभास होता है, जितने भी उसके बॉडी के हम ऑर्गन्स देखेंगे जो भी बाहर से एक्सटर्नली दिख रहे हैं वो सब हमें पीत रंग के दिखाई देंगे या हल्के येलोइश कलर के दिखाई देंगे। तो ये होता है पित्त दोष के कारण, यानी यदि पित्त दोष के संचय होगा कहीं पे तो वहाँ पे पित्ताभासता दिखाई देगी। अगर नख में संचय होगा तो नख में दिखाई देगी, और त्वचा में होगा तो त्वचा के अंदर वो पित्ताभासता दिखाई देगी, पीत रंग दिखाई देगा। अब बात करते हैं कफ दोष की। अगर कफ दोष की वृद्धि है, कफ दोष की वृद्धि में मंद उष्णता च अंगानाम गौरवम आलस्य दिखाई देगा, यानी कि ऊष्मा उसकी जितनी भी उसको ठंड लगेगी। मंद ऊष्मा यानी कि अर्थ है कि उसकी ऊष्मा जो है शरीर की, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा, यानी कि उसको ठंड लगेगी या उसको शीत का भास होगा कि गर्मी ने लग के उसको शीतता ज़्यादा लगेगी, कि नॉर्मली भी उसको ठंड लगेगी, कहने का अर्थ है कि शिवरिंग वगैरह होगी। मंद ऊष्मा का मतलब कि उष्णता मंद हो गई है। च अंगानाम गौरवम, और कहाँ पे अंगों में उसको गौरवता दिखेगी, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है वो हैवी लगेंगे, ऐसा लगेगा कि सर भारी हो रहा है या पाँव में दर्द हो रहा है, पाँव में भारीपन दिख रहा है, तो ये सारी इसकी गौरवता और आलस्य, गौरव और आलस्य, ये सब उसको अंगों में दिखाई देगी, कि गुरुता दिखाई देगी, भारीपन लगेगा, हैवीनेस लगेगी, ऐसा लगेगा चेस्ट पे बहुत हैवीनेस हो रही है या हेड में, सर में बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो रही है, और उसको आलस्य रहेगा, जो कि कफ के लक्षण है। गौरव और आलस्य दोनों ही कफ के लक्षण हैं, तो इस वजह से कफ दोष की वृद्धि के कारण वहाँ पे आलस्य भी दिखाई देगा और गौरवता भी दिखाई देगी। फिर एक वर्ड आता है च कारण विद्वेष। इसका अर्थ है कि जो भी उसको विपरीत जो हैं चीज़ें, उनसे उसको द्वेष होगा, यानी कि अगर वात की वृद्धि है तो उसको वात वाली चीज़ें खाने की इच्छा नहीं होगी, वातवर्धक आहार विहार खाने की इच्छा नहीं होगी। पित्त की अगर वृद्धि है तो पित्तवर्धक आहार विहार खाने की इच्छा नहीं होगी, तो उनसे उसको द्वेष हो जाएगा। द्वेष यानी कि वो उसको खाने की इच्छा नहीं होगी, उसको वो अवॉइड करेगा। जैसे कि अगर उसको ठंड लग रही है या वात दोष की वृद्धि है तो उसको ठंड नहीं लगती, उसको गर्म चीज़ों का एहसास अच्छा लगेगा, कि वहाँ पे गर्म जगह पे जाना उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से उसको द्वेष हो जाएगा, जितने भी वृद्धि कारक हैं उनसे, वात पित्त कफ के जो वृद्धि कारक है उन सबसे उसको द्वेष हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था संचय, पहली जो अवस्था है प्रथम अवस्था काल, उसके बारे में, जो कि है स्टेज ऑफ एक्युमुलेशन। एक्युमुलेशन मतलब कि वो सारे दोष अब जाके एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो गए हैं, जो भी उनका पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे वो एक्युमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वितीय अवस्था काल की। तो द्वितीय है स्टेज ऑफ प्रोवोकेशन, यानी कि पहले तो प्रकोप का अर्थ क्या होता है। कोपस को उन्मादगामिता, जब यहाँ पे अपने ही जगह पे वो कुपित हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वो कुपित होके उन्मादगामित हो जाएगा, यानी कि दूसरी जगह पे चले जाएगा, अपने एरिया से हटके अब वो दूसरी जगह पे, वो अपने एरिया पे इतना बढ़ गया है कि अब वो दूसरी जगह जाने लग गया है, ठीक है। तो वो उसका उन्मादगमन हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें लक्षण क्या आता है, तो कोष्ठ तोद संचलन, यानी कोष्ठ के अंदर तोद होगा। तोद का अर्थ है सूचीबद्ध, वो चुभने लगेगा, उसको पेन इतना ज़्यादा होगा जैसे कि कोई सुई चुभ रही है, इस टाइप का उसको पेन होगा। तोद का अर्थ होता है सूचीबद्ध, जो शूल होता है या जो पेन होता है सुई के जैसा।
और उस कोष्ठ में वो वायु संचरित करती रहेगी, यानी वायु घूमती रहेगी। वो इतनी बार, जैसे हम कहते हैं ना पेट में गैस सी बन गई है या वायु का संचरण हो रहा है, तो वो इन कोष्ठ के अंदर संचरण हो जाता है। नेक्स्ट आता है, ये आता है वात दोष के कारण, जब वात दोष का प्रकोप होगा। सेकेंड, पित्त दोष के प्रकोप में अम्लिका यानी एसिडिटी मिलेगी, पिपासा उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी और पूरे एब्डोमेन में उसको जलन रहेगी, परिधार रहेगा, उसको जलन सी फील होएगी। ये होता है पित्त दोष की वृद्धि के कारण। फिर कफ दोष की वृद्धि के कारण उसको अन्न से उसको द्वेष हो जाएगा, यानी खाना खाने की इच्छा नहीं रहेगी, अन्न से उसको द्वेष हो जाएगा और हृदय में उत्क्लेद होगा, यानी कि उसको भारीपन लगेगा, ऐसा लगेगा जो भी उसने भोजन किया है वो सारा का सारा वापस निकल रहा है। ठीक है, इस तरह से उसको उत्क्लेद होगा कि वापस नौविया सा लगता है, वॉमिटिंग सा लगता है। ठीक है, तो ये थे प्रकोप के लक्षण। बाकी के जो स्टेजेस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।